हेलो ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज में कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक्स के सारे सीबीएसई के पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 टू डेट टिल डेट। 2023 का पेपर बोर्ड 58/4/1 का पहला क्वेश्चन अलोंग विद देयर मार्किंग स्कीम। पहला है स्टेटमेंट वन देके रखा है, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि uh, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक। स्टेटमेंट टू देके रखा है, at equilibrium level of income, exposed investments and exposed savings are always equal. Equilibrium पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमेशा बराबर होते हैं, they are always equal। ठीक है, तो वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल सेविंग हमेशा बराबर ही होता है, एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। एज एन इंडियन कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, एक इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी से लोन रिसीव कर रही है, तो ये ट्रांजैक्शन बीओपी में कहाँ रिकॉर्ड होगा? बेटा, हम रिसीव कर रहे हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी, एंड क्योंकि ये लोन है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन कैपिटल अकाउंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन बिड टू द डैश स्टॉक ऑफ मनी इन द कंपनी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ये सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टू इन अ बिड टू डैश द स्टॉक ऑफ मनी, टू डिक्रीज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल, मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटीज तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के हाथ से पैसा चला जाएगा और इस वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ पीपल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट वन देके रखे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा बैलेंस आउट हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो सब ऑफिशियल रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगी। स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रीस्टोर बैलेंस इन बीओपी अकाउंट। बिल्कुल भी नहीं, अकोमोडेटिंग आइटम्स रीस्टोर करते हैं बैलेंस, नॉट ऑटोनॉमस आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स तो डिसइक्विलिब्रियम्स क्रिएट करते हैं। तो करेक्ट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Coming on to next, choose the correct alternative to fill in the blank one and two. One and two. Okay. यहाँ पे रियल फ्लो दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को मनी फ्लो कंप्लीट करना है। तो गुड्स एंड सर्विस के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा? हाउस होल्ड सेक्टर इज मेकिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम जाएगी फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो फैक्टर इनकम्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन बी पार्ट देके रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड। बेटा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, सीओई इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। करेक्ट इज डी। क्वेश्चन सिक्स, इफ एमपीएस इज 0.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? k is equal to 1 upon mps is the formula, 1 upon 0.5 gives you 2 times as the answer. Correct is option b। सी पार्ट देके रखा है, an increase in national income occurs by rupees 3000 crore। नेशनल इनकम बढ़ गई है, दिस इज चेंज इन इनकम दैट्स गिवन टू यू। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1200 crores, तो ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अपने को निकालना है मल्टीप्लायर, के वैल्यू होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट गिव्स अस 3000 डिवाइडेड बाय 1200। इसको सॉल्व करने पे द आंसर वी आर गेटिंग इज 15/6। This is 3 5 3s are 15, 2s are 2.5 is the answer. Correct option is option B. Then coming on to question number 7. Demand deposits include. Demand deposits क्या include करते हैं? Currency and coins held with public. नहीं, currency and coins नहीं होते डिमांड डिपॉजिट। ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो चेकेबल होते हैं, मतलब जिनको आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो डिमांड पे। अदर डिपॉजिट्स विद गवर्नमेंट, अदर डिपॉजिट्स विद गवर्नमेंट भी नहीं होते हैं डिमांड डिपॉजिट। सी है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स, एंड डी है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स। अब बेटा, ये गड़बड़ हुई है सीबीएसई से। फिक्स डिपॉजिट्स आर नॉट डिमांड डिपॉजिट, वो तो टाइम डिपॉजिट की कैटेगरी में, इसलिए इन लोगों ने यू कैन सी आंसर में भी देख के रखा है या तो सी या डी। अगर बच्चे ने ये मार्क किया है तो वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट वन देके रखा है, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल सही।
अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारी कंट्री में से ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं फॉरेनर्स उनकी करेंसी से, तो दैट इज वाई हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। और स्टेटमेंट टू है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, इंडियन नेशनल रुपी INR, परचेजिंग पावर ऑफ US डॉलर में इंक्रीज। अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता है तो डेफिनेटली डॉलर का परचेजिंग पावर, बाहर के लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और में जो क्वेश्चन दिया है वो है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल आइटम इन BOP। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो इंटेंजिबल नहीं होते हैं, then export import of grains and oil are not intangibles। intangible मतलब बेसिकली जिसे आप देख नहीं सकते, you can only feel it। एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ है तो ये इंटेंजिबल कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन देके रखा है, एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। एक्सेस डिमांड अगर होती है आपकी इकोनॉमी में तो इसकी वजह से जनरली आउटपुट बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। एक्सेस डिमांड है सिचुएशन जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा डिमांड हो रही है। देन रीजन है इसका, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक्सेस डिमांड मतलब एक्चुअल डिमांड और डिजायर्ड डिमांड के बीच का डिफरेंस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, बट ये सही रीजन नहीं दे रहा है असर्शन का। तो वी आर गोइंग विद ऑप्शन बी। एक्सेस डिमांड की वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल या आउटपुट लेवल इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि और इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट शुड बी द रीजन। तो रीजन का स्टेटमेंट सही है लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन, तो आंसर इज बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन देके रखा है, रिच पीपल हैव लोअर MPC एज कंपेयर टू पुअर पीपल। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। चेंज इन इनकम, सॉरी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम रिच लोगों की कंपैरेटिवली कम होगा इन कंपैरिजन टू पुअर्स, क्योंकि पुअर्स का कंजम्पशन मेनली नेसेसिटीज की तरफ चला जाएगा, तो जितना उनका इनकम बढ़ता है उनका कंजम्पशन लेवल ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। असर्शन बिल्कुल सही है। और रीजन देके रखा है, कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट बिफोर द ओरिजिन। अब ये स्टेटमेंट रीजन का भी सही है लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं दे रहा है कि क्यों रिच लोगों का MPC कम होगा और पुअर का ज्यादा होगा। इट इज बिकॉज क्योंकि उनका मैक्सिमम कंजम्पशन नेसेसिटीज की तरफ जाएगा, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज द GDP एट MP ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 1100 करोड़। GDP एट MP देकर रखा है 1100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 100 करोड़। अपने को निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इन द इकोनॉमी निकालना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100 करोड़। वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देके रखी है 150 करोड़, और नेशनल इनकम देके रखी है 850 करोड़। मतलब NNP एट FC नेशनल इनकम दिया हुआ है, मतलब NNP एट FC देके रखा है। GDP से NNP एट FC की तरफ जा रहे हैं, क्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन होता है, लेट द डेप्रिसिएशन बी X। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, दैट इज 100 करोड़। और उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देके रखे हैं 150 करोड़। व्हेन आई डू इट तो 1100 plus 100 gives you 1200 minus 150, that is 1050 minus x is equal to 850। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1050 minus 850, that gives you 200 as the depreciation। 200 करोड़ है आंसर ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक नीड्स टू intervene under the managed floating system, do you agree with the given statement, support with valid reasons। ये बिल्कुल सही है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम अगर सेंट्रल बैंक फॉलो करती है तो ऐसी सिचुएशन में टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस होगा टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी रेट्स। ठीक है, फॉरेक्स रेट के कंपैरिजन में, मतलब बाहर की करेंसी के रेट के कंपैरिजन में आपके रेट को अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो RBI को टाइम टू टाइम इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में जनरली अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होते जा रही है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी तो यू विल स्टार्ट सेलिंग फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। और अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, जरूरत से ज्यादा एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी करेंसी वीक होती जा रही है तो स्टार्ट बाइंग डॉलर्स इन इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन करेंसी। आंसर इसका CBSE ने जो दिया है, यस, अंडर द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। It may
buy and sell foreign exchange to um, moderate exchange rate fluctuations. This intervention is undertaken to keep the exchange rate within desired range. इन लोगों ने फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, उसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड था. की पार्ट है इसका, differentiate between surplus BOP and sorry BOT, balance of trade, and current account surplus. Surplus balance of trade मतलब export of goods बड़ा है in comparison to import of goods. ट्रेड का बैलेंस है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है. लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस मतलब बैलेंस ऑफ गुड्स प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये सबको ऐड करने पे तुमको पॉजिटिव बैलेंस देना है, तो दैट इज पॉजिटिव बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड दैट इज current account surplus. Answer as per CBSE, surplus in balance of trade arises when the value of exports or visibles is more than the value of imports or visibles. Current account surplus arises when receipts from exports of visibles, invisibles, and unilateral transfers are more than payments of for imports of visible, invisibles, and unilateral transfers. Then question number 13 है consumption function देके रखा है, अपने को निकालना है equilibrium level of income. इन्वेस्टमेंट भी देकर रखा है. y इज इक्वल टू सी प्लस आई इक्वेशन लगेगी इक्विलिब्रियम पे, तो y इज इक्वल टू 80 प्लस 0.75y प्लस 200, so that gives 280 is equal to 0.25y and y is equal to 280 divided by 0.25, so that is why we'll do here into 100. this fours are आंसर हो जाएगा 1120 is the equilibrium level of income. Then value of consumption and saving at the equilibrium level of income. Income कितनी है 1120. कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या, 4 इंटू 280, 4 इंटू 280 कितना होगा, 4 2 सा 8, 80 प्लस 0.75y प्लस 100, तो 0.25y, 280 divided by 0.25, that gives us 100. When we solve it, it is 280 into 4. 8 4s are 32, 4 2s are 8, 9, 10, 1120 यार equilibrium level of income. तो consumption कितना हो जाएगा, 80 प्लस 0.75 इंटू y कितना है 1120. ठीक है, 1120 का 3/4 करना है अपने को बेसिकली, इट इज 3/4, तो 4 1s are 2s are 8, 280 into 3, so 80 plus 280 into 3, 4, 840 plus 80, that gives 920 as consumption. और सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी टोटल इनकम 1120 माइनस टोटल कंजम्पशन 920, that gives us 200 as the saving. These are the answers as per CBSE also, as you can see, 920, 1120 and 200. Question number 14. Discuss briefly how the government can control the situation of deflation using taxation policy. यार अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी मतलब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, इसलिए प्राइसेस गिरती जा रही है, तो गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी और गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी. ठीक है, आंसर एज पर CBSE, टू कंट्रोल डिफ्लेशन द गवर्नमेंट में रिड्यूस द टैक्स रेट्स. This step is to increase the disposable income in the hands of general public. Consequently, it may lead to increase in the aggregate demand, thereby controlling the situation of deflation. Government expenditure policy में to control deflation, the government may raise public expenditure. This step may result in increase in the level of aggregate demand in the economy by rising the income of people. Question number 15 पे आ जाते हैं. After setting up a working group to study the possibility of a central bank digital currency CBDC in India in 2020, the RBI reverted a concept note on digital rupee, e-rupee, on 7th October 2022. The e-rupee will provide an additional option to the currency available uh, forms of money. It is substantially not different from the banknotes, but being digital, it is likely to be easier, faster, and cheaper. RBI has said
RBI said that it broadly defines CBDC as the legal tender बनाया हुआ है, issued by Central Bank of Digital in the form of digital form. It is akin to appear to paper currency in different form. मतलब ये पेपर करेंसी है डिफरेंट फॉर्म में. On the basis of the above text and common understanding, answer the following questions. Identify and discuss the function of central bank. कौन सा फंक्शन डिस्कस किया है सेंट्रल बैंक का? इट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, राइट? ये हर तरह का करेंसी इशू करता है. अभी तक पेपर करेंसी में इट इशूज ऑल द नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट. तो the function being discussed here is the Bank of Issue or Currency Authority. In India, the central bank has the sole authority for issuing currency in economy. This ensures uniformity in the issue of currency and gives the central bank control over money supply. और इसका second question है state any two advantages of digital rupee. यहाँ पे advantages बताए हुए हैं. It will help. It will be easier. It will be faster. It will be cheaper. Okay. Then coming on to next. क्वेश्चन नंबर 16 देके रखा है. मशीन परचेज सॉरी मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड. अगर कोई फर्म ने मशीन खरीदी है डेफिनेटली वो कैपिटल गुड है, क्योंकि कैपिटल गुड मतलब ऐसे सारे गुड्स दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year एंड दे शुड बी जनरली ऑफ हाई वैल्यू. So do you agree? Okay, the answer as per CBSE is no. Capital goods are those final goods which help in the production of further goods and services. A machine purchased by a firm will be a capital good when it is used for the production of other goods and services. However, if it is purchased by a firm for resale purpose in the same year, it will not be considered as capital good. ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. इन लोगों ने दोनों एस्पेक्ट समझाए हुए हैं कि मशीन कैपिटल गुड तभी होगी जब फर्दर प्रोडक्शन में यूज की जाए, लेकिन अगर रीसेल पर्पज के लिए आपने खरीदी है तो फिर मशीन कैपिटल गुड नहीं है. वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन का पार्ट बी है डिफाइन द फॉलोइंग. नेट एक्सपोर्ट होते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्सटर्नलिटी मतलब ऐसे सारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स जिसका सोसाइटी पे आपको इम्पैक्ट दिख रहा है बट अनफॉर्चुनेटली इसका जीडीपी पर, नेशनल इनकम पर या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के खर्चे या बेनिफिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है. एक्सटर्नलिटी दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. देन डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम मतलब कोई ट्रांजैक्शन अगर 2 बार नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आ जाता है तो इट विल लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. तो आंसर आज पर सीबीएसई देख लेते हैं. 1 मार्क ई चाहिए. Net export refers to excess of value of export of goods and services over the value of import of goods and services of an economy during an accounting year. Second is का externalities refer to benefits, positive externalities या harms, negative externalities which are caused by one entity to another without being paid or penalized for it. Third is का problem of double counting refers to the counting of value of good or services more than once in the estimation of national income. Question number 17 पे आ जाते हैं. Government provides essential items like food grains almost free to the families below poverty line. Identify and explain the objective of government budget. बेटा कौन सा ऑब्जेक्टिव है बजट का? दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जहाँ पे इनकम अर्नर्स को इनकम अर्नर्स है जिनकी ज्यादा इनकम है, जो रिच पॉपुलेशन है उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है और पुअर्स में सब्सिडीज बांटी जाती है. तो राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करना इज एन एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन. Answer as per CBSE, the government budget objective of redistribution of income is indicated in the given statement. Government can influence inequality of income through tax and public expenditure, can impose taxes on rich, reducing their disposable income. It can spend on free goods and services like food grains to the families below poverty line to ensure their welfare, raising their standard of living. तो डिफाइन करना है अपने को रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स अगर करते हैं तो वी गेट रेवेन्यू डेफिसिट. और प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली फिस्कल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दिया जाता है टू नो कि कितना बोरोइंग आपने करंट ईयर के खर्चों के लिए लिया है, वो कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट. आंसर है रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर excess of revenue expenditure of government over revenue receipts, and primary deficit is defined as the difference between fiscal deficit and interest payment. Part D है इसी का. State whether the following statements are true or false with valid reasons. पहला देखे रखा है high tax on high income groups aims to achieve reallocation of resources. Objective नहीं.
अगर ज्यादा टैक्स लगा रहे हो आप ज्यादा इनकम वाले लोगों पे तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। देन सेकंड है बोरोइंग्स आर अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, बोरोइंग्स आर अ कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। देन फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। फिजिकल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप फिजिकल डेफिसिट के नाम पे आरबीआई से उधार लोगे और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में इट मे रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आंसर एज पर सीबीएसई फॉल्स। द गवर्नमेंट uses its taxation policy to improve the distribution of income and wealth. कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सेकंड वाले का भी फॉल्स है क्योंकि कैपिटल रिसीट बोरोइंग एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज लायबिलिटी। और थर्ड वाले का आंसर है फॉल्स। इफ द बोरोइंग्स आर टू बी यूज्ड फॉर सम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इट मे नॉट बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर, हाउएवर अदर केसेस में इट कैन बी इन्फ्लेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर resulted in shifting of agricultural production from food crops to cash crop की तरफ। तो correct option is option C, from food to cash crop. Then question 19, identify which of the following alternative is not associated with the goals of economic planning in India। कौन से ऑब्जेक्टिव इससे एसोसिएटेड नहीं है? पहला है ensuring equitable standard of living, ये तो है ही, इक्विटेबल इक्विटी चाहता है सारे गोल्स। ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स, तो बी भी सही है। सी है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है ही। और डी है प्रमोटिंग इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव, नॉट प्रमोटिंग इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। बी पार्ट है इन 1951 एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू इंडिया नेशनल इनकम वाज। 1951 में इंडिया का एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट अमंग ऑल द 3 सेक्टर्स। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी 1951 के एरा में। क्वेश्चन 20, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश इन इंडिया एंड इन द ईयर डैश इन पाकिस्तान। दोनों देशों में कब कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंडिया में 1991 में और पाकिस्तान में 1988 में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन बी है, बी पार्ट है इसी का, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ डैश। इनमें से कौन से केस में आगे है? बेटा एचडीआर रैंकिंग में तो आगे नहीं है, पर कैपिटा इनकम में भी आगे नहीं है पाकिस्तान। सैनिटेशन फैसिलिटीज में डेफिनेटली पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में भी आगे नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। डैश मार्केट्स आर वर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस इन मंडीज। कौन से मार्केट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? रेगुलेटेड मार्केट्स करेक्ट ऑप्शन है। रेगुलेटेड मार्केट्स की वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है एंड दैट इज व्हाई आप ट्रेडर्स के एक्सप्लॉइटेशन से बच जाते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, सबसे पहले जीएलएफ आया था, फिर उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, नहीं सबसे पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही आया था, तो इट विल बी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देन उसके बाद आएगा ग्रेट फॉरवर्ड, देन ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, और उसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। तो 4 1 नहीं 4 2 1 एंड 3, 4 2 1 3 is the sequence, 4 2 1 3 is the sequence in option B। Correct is option B। फिर क्वेश्चन 23 में स्टेटमेंट देके रखा है, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल सही। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही होता है कि आपका रियल नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, नॉट नॉमिनल नेशनल इनकम। और स्टेटमेंट 2 है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम। बिल्कुल नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट काफी ब्रॉड कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो करेक्ट इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। देन 24 है, स्टेटमेंट 1 देके रखा है, लिबर्टी इंडिकेटर्स मेजर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द सिटीजंस। ये बिल्कुल सही है कि आपको कितना राइट दे रही है आपकी गवर्नमेंट, दैट इज बेसिकली लिबर्टी इंडिकेटर। और स्टेटमेंट 2 देके रखा है, इंडिया प्रोवाइड्स फेयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द सिटीजंस। बिल्कुल सही। इंडिया चाइना पाकिस्तान में इंडिया के लिबर्टी इंडिकेटर्स काफी अच्छे हैं, तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन 25, कैरिंग कैपेसिटी एम्प्लॉइज क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी तब चैलेंज हो जाती है
मतलब आपका रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कितना एक्सीड कर रहा है इन कंपैरिजन टू रिसोर्स रीजनरेशन। तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन, दैट इज व्हाट कैरिंग कैपेसिटी implies। रिसोर्स को आप कम स्पीड से एक्सट्रैक्ट करो और रिसोर्स को रीजनरेट ज्यादा स्पीड से करो। अच्छा, ऑल्टरनेटिव है इसके बाद। तो पहला तो स्टेटमेंट सही देके रखा है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, नहीं, रिसोर्स को ज्यादा स्पीड से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड वाला है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है यार, वेस्ट जनरेशन विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होना चाहिए, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी मोर देन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 1 and 3, इट्स ऑप्शन बी। देन बी पार्ट इसका देके रखा है, डैश सिस्टम ही स्टोर्स, मेंटेन्स एंड enhances the ecological balance। कौन सा सिस्टम? ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग या मिनी हाइडल फार्मिंग? करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से एनवायरमेंट बैलेंस रिस्टोर हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का असर्शन देके रखा है कि द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया की, वो मल्टीफेसेटेड है, बहुत सारे कारणों की वजह से हो रही है। और रीजन है इसका, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एज एन इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। रीजन नहीं है ये इसका, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज टोटल वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इट हेल्प्स इन नोइंग कि कितने लोग एम्प्लॉयड है किसी भी नेशन में। लेकिन क्यों वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है हमारे देश में, उसका रीजन नहीं दे रहा है ये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन देके रखा है, चाइना अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी as a major economic reform initiative। ओपन डोर पॉलिसी एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटिव था। असर्शन तो सही है और रीजन है इसका, इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द इकोनॉमी ऑन अ मैसिव स्केल। रीजन इसका है कि इसकी वजह से क्या वो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन चाह रहे थे। ओके, इसका सही आंसर है, assertion और reason दोनों सही है, but R is not the correct explanation of A। Then coming on to question number 28, interpret the given picture with reference to current environmental challenges। Okay, you have been given a picture जहाँ पे सोलर एनर्जी को टैप किया जा रहा है, then windmill दिख रही है। This entire picture shows, ओके, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, देन एनवायरनमेंट को बेटर यूज करने की जरूरत है। आंसर जो सीबीएसई इसमें दे रही है, द गिवन पिक्चर इंडिकेट्स द यूसेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पावर is the need for the hour, and the usage of non-renewable sources of energy leads to an environmental crisis. On the other hand, using renewable sources of energy like solar, wind, and hydro energies ensure sustainable development without any adverse impact on the environment. The power generated through this resource is cleaner and greater, okay, alternative. It's a better alternative, fine, greener alternative. Then उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इनफॉर्मल सेक्टर। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट्स। बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें रादर देन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसकी वजह से पीपल आर गोइंग टू गेट बेटर इनकम, बेटर बेटर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, एंड उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से, लॉज की तरफ से भी कवरेज रहता है, ट्रेड यूनियंस बनाने का हक मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आंसर है इसका, एज पर सीबीएसई द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स रेगुलर इनकम एंड ग्रेटर जॉब security as compared to informal sector. Workers under formal sector are entitled to social security benefits like provident fund, social security, etc. Unlike the informal sector। इसी के और में जो क्वेश्चन था, discuss briefly any why agricultural diversification is essential for sustainable livelihood।
एग्रीकल्चर बीइंग अ रिस्की ऑक्यूपेशन, बहुत सारे फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर में ही लगे हैं तो वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन हो जाता है और रिस्क भी ज्यादा रहती है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे डाइवर्सिफाई, ताकि उनको बेटर इनकम सोर्सेज मिले, अराउंड द ईयर ऑक्यूपेशन मिले। आंसर एज पर सीबीएसई है, द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग exclusively on farming for livelihood. Expansion into other related sectors is desirable to provide supplementary gainful employment and in realizing higher levels of income for rural people. Hence, there is a need to diversify to focus on allied activities, non-farm employment, and other emerging alternatives of livelihood, providing sustainable livelihood in rural areas. Question 30 पे आ जाते हैं. Compare and contrast India and China sectoral distribution contribution towards GDA या GDP. So, as can be seen, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में ज्यादा है और चाइना में कम है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का चाइना का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इंडिया में कम है, क्योंकि इंडिया में इतना स्ट्रांगली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। आंसर एज पर सीबीएसई है, in both the nations, the contribution of agricultural sector to GDP is the least of all the three sectors, whereas the service sector is the highest contributor to GDP in both the economies. Contribution of agricultural sector to the GDP of India कितना है 16% और चाइना में है 7%. In China, the contribution of industrial sector is 41%, is way ahead of India, that is 30%, owing to the technological advancement, upliftment, and rapid industrial growth in China in 1970s. The service sector contributes more than half of GDP in both India and China, uh, increasing the rate of economic growth in two economies and nations. Question number 31 पे आ जाते हैं. Describe any two liberalization measures pertaining to financial sector introduced by Government of India during economic reform process in 1991. कौन से सेक्टर का पूछ रहे हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे? फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी थी इन बैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपेंशन के लिए फर्दर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कम कर दी गई थी। आरबीआई का रोल चेंज हो गया था फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। आंसर एज पर सीबीएसई है, पहला देके रखा है इन्होंने, redefining the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector. It implies that the financial sector could now take decisions on many matters which were earlier given to RBI. फिर second point इन्होंने देके रखा है, the reform policies led to establishment of private sector banks. That is it. Then question 32 पे आ जाते हैं, self-help group provide stimulus for institutionalized lending, employment generation, and women empowerment in several in rural areas. Justify the statement with valid explanation. सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जब फार्मर्स या फिर रूरल पॉपुलेशन वुमेन आपस में ही अपना एक ग्रुप क्रिएट करती हैं, उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू किसी को भी ऐसे पर्सन को लोन दिया जाता है जिसको उसकी जरूरत है, तो दे ओनली एक्यूमुलेट द फंड, दे प्रोवाइड लोन टू अ पर्सन, अ मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको उसकी जरूरत है, एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से जहाँ पे फॉर्मल सोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज को लिंक किया गया है विद द फॉर्मल सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसकी वजह से वुमेन को भी इजीली लोन्स मिल पा रहे हैं, लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट। आंसर एज पर सीबीएसई, एसएचजी have truly emerged over time to fill the gap in formal credit system in the rural area. The formal credit delivery mechanism in India is not only inadequate, but have not been fully integrated into overall rural society. As the rural poor do not have sufficient assets for collateral, उनके पास sufficient collateral नहीं होता है, they stay away from the formal credit system. SHG provides funds at a concessional rate of interest to the sections of the society. In addition to this, SHG provides support to women for establishment of small businesses, leading to employment generation and women empowerment. Question number 33, case study देके रखी है, adoption of village by parliament. Okay, ये इसमें डेटा देके रखा है, तुमको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। In October 2014, the government of India introduced a new scheme known as Sansad Adarsh Gram Yojana. ये तुमको बुक्स में दी हुई है already. Under the scheme, the members of Indian Parliament need to diversify, identify, and develop one village
from their constituencies. To begin with, MPs can develop one village as a model village by 2016 and two more by 2019, covering over 2,500 villages in India. According to this scheme, the village can have a population of 3,000 to 5,000 in the plains and 1,000 to 3,000 in hills, and uh, should not be MP's own or their spouse village. MP are expected to facilitate a village development plan, motivate villagers to take up activities, and build infrastructure in the areas of health, education, and nutrition. इस कंटेक्स्ट के इस टेक्स्ट के बेसिस में पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड डिस्कस एनी टू ऑब्जेक्टिव्स which the government of India wanted to achieve through आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना. बेटा इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू गवर्नमेंट विलेजेस डेवलप करना चाह रही थी, उन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रही थी, हेल्थ एजुकेशन सब लोगों तक पहुंच पाए ऐसा चाह रही थी. तो आंसर एज पर सीबीएसई आइडेंटिफाई एंड डेवलप द विलेज अंडर द स्कीम. Members of Indian Parliament had to identify and develop one village in their constituencies, and second is facilitate village development plan to build infrastructure in the areas of health, education, and nutrition. और second है इसी का state the yardsticks for selecting villages under the स्वर्ण सांसद आदर्श ग्राम योजना. सांसद आदर्श ग्राम योजना में आप अपने या अपने स्पाउस के विलेज को डेवलप नहीं कर सकते हो. उसके अलावा प्लेन एरियाज में 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए और हिली एरियाज में 1,000 टू 3,000. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और 2016 तक एक विलेज डेवलप होनी चाहिए और 2019 तक फर्दर 2 मोर विलेजेस होनी चाहिए. So answer as per CBSE, villages can have a population of 3,000 to 5,000 in plains and 1,000 to 3,000 in hills. The village should not be MP's own or their spouse village. यार MP की खुद की village भी होनी चाहिए और spouse की village नहीं होनी चाहिए. Coming on to last question, explain the need and type of land reforms implemented in agricultural sector. Land reforms किस तरह के implement हुए थे? तो लैंड रिफॉर्म्स में रेंट का सीलिंग आ जाता है, देन अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज आ जाता है. ठीक है, लैंड सीलिंग और अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया had tenure system was characterized by the intermediaries, stagnant growth rate, and unequal distribution of land, making the land reform inevitable. तो दो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग. सेकंड पार्ट है इसी का, why was public sector given a leading role in industrial development during the planning period? यार क्यों दिया था पब्लिक सेक्टर को एक डोमिनेंट रोल? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था, दे लैक्ड कैपिटल. सफिशिएंट कैपिटल तो होनी चाहिए ना. सेकेंडली इंसेंटिव नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन आप करोगे किसके लिए? ठीक है, एंड दैट इज वाई. थर्ड इज गवर्नमेंट वेलफेयर चाह रही थी, और गवर्नमेंट वेलफेयर चाहती है तो प्राइवेट इंटरवेंशन की जगह गवर्नमेंट का रोल जरूरी हो जाता है. आंसर एज पर सीबीएसई, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन industrialists lacked the financial and technical resources needed for nation to be modernized and self-sufficient. Also, the market was not big enough to encourage industrialists to undertake major projects, even if they had the capital to do so. Moreover, the decision to develop the Indian economy on socialist has made it essential for the public sector to take the leading role. With this, CBSE का पूरा पेपर खत्म होता है. अच्छा, इसी के और में एक और क्वेश्चन देके रखा है, वो भी देख लेते हैं. एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड परफॉर्म पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड. इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस रिफॉर्म पीरियड में अच्छा क्यों नहीं था? इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा रिलायंस कर दिया था स्मॉल स्केल यूनिट्स के ऊपर, जिसकी वजह से लार्ज स्केल यूनिट्स आ ही नहीं पा रही थी. लाइसेंसिंग पॉलिसी इसलिए आई थी ताकि मोनोपोली अवॉइड हो पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिल रहे थे, बहुत लिमिटेड लोगों को मिल रहे थे, जिसकी वजह से कंपटीशन अवॉइड हो रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, there was lack of innovation, there was lack of competition, there was lack of development, and पब्लिक सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था. आंसर है एज पर सीपीएसई, इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म poorly in the reform period because decreasing the demand for industrial products due to various reasons, such as cheaper imports, etc. Cheaper imports have thus replaced the demand for domestic goods. Moreover, the infrastructure facilities, including power supply, remained inadequate due to lack of investment. इन्वेस्टमेंट भी कम था और इंपोर्ट से कंपटीशन हो रही थी. ठीक है, सेकंड पॉइंट देके रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड. दो कंट्रीज के बीच के ट्रेड को बोलते हैं बायलेटरल और दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच के ट्रेड को बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड.
विद दिस सीबीएसई का पेपर खत्म होता है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट।